नमस्कार, मैं दीपक सेठिया। मेरा आज का विषय है कोविड-19 और व्यापार में होने वाली कठिनाइयाँ। सबसे पहले आज मैं कोरोना संक्रमण से जो भी परिवार पीड़ित हुए हैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। आज भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में कोरोना वायरस के कारण हम सभी लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। कोरोना एक ऐसा विषाणु जो आंखों से दिखाई तो नहीं देता, मगर उसने इस पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य को भी चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा है। कोरोना का संक्रमण प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और उस बारे में आवश्यक सूचनाएं हमें सोशल मीडिया द्वारा उपलब्ध भी हो रही है। आज भारत इस भीषणतम समस्या का सामना कर रहा है। देश को आज हमारी ज़रूरत है और देश की ज़रूरतें कभी एक जैसी नहीं होती। 1947 से पहले जब भारत गुलाम था, तब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को हथियार बनाया और तब तमाम भारतीय लोगों ने उनका साथ दिया, क्योंकि तब भारत को उसकी ज़रूरत थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहकर यहाँ के युवाओं को स्वतंत्रता के उस सफ़र में बुलाया और तब शायद खून इस देश की ज़रूरत थी। 1980 के दशक में तत्कालीन भारतीय राजनीति के रोशनदान जयप्रकाश जी नारायण ने सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा और तब भारतीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपने कदम बढ़ाते हुए उस आंदोलन का हिस्सा बने। आज फिर से एक बार भारत को हमारी ज़रूरत है, मगर भाइयों, इस बार हमें अपने कदम बढ़ाना नहीं, हमें अपने कदम रोकना है। हमारे रुके हुए कदम ही सच्ची देश सेवा है, सच्चा देश प्रेम है। कोरोना की इस लड़ाई में डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, इन सब की जितनी सराहना की जाए, जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार अपने संबोधन में इन सभी का सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, इनकी बुरी बुरी प्रशंसा भी करते हैं और साथ ही इनका आभार भी व्यक्त करते हैं। जिन पुलिस वालों को देखकर बच्चे क्या बड़े भी डर जाया करते थे, आज उन्हीं पुलिस वालों को देखकर छोटे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं और एक आत्मीयता का भाव तैयार हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सरकार और सोशल मीडिया या मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर सरकार और मीडिया चाहे तो हमारा नज़रिया बदल सकता है और यह हुआ है। मगर इसी बीच कुछ सवाल मेरे मन में बार बार आते हैं कि क्या घर घर जाकर अखबार पहुंचाने वाला, दूध देने वाला क्या देश सेवा नहीं कर रहा है? क्या एक सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला देश सेवा नहीं कर रहा है? क्या पेट्रोल पंप पर काम करने वाला वो कर्मचारी देश सेवा नहीं कर रहा है? क्या मेडिकल स्टोर चलाने वाला वो व्यक्ति देश सेवा नहीं कर रहा है? क्या बैंक में जहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं, कोरोना के इस संक्रमण के दौर में क्या वे लोग अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं? क्या किसान इतनी विषम परिस्थिति में अपनी उपज निकाल कर हमारे तक पहुंचा रहा है, क्या वो देश सेवा नहीं कर रहा है? क्या एक किराना व्यवसायी देश सेवा नहीं कर रहा है? ये सभी तो इसी भय के वातावरण में, इस कोरोना संक्रमण में सभी देश सेवाएं कर रहे हैं, मगर उनका जिक्र क्यों नहीं है? उनके बारे में कोई चर्चा है क्यों नहीं होती? क्या उसमें ये सब इस मान सम्मान के हकदार नहीं है? दोस्तों, भारत में लोग नहीं रहते अपितु परिवार रहते हैं और परिवार का प्रत्येक सदस्य दूसरे परिवार के प्रति चिंता करता है और यही कारण है कि हमारे यहाँ भारत में आज कई सेवाभावी संस्था है
कई लोग दिल खोलकर ज़रूरतमंदों को राशन और ज़रूरत की सामग्री वहाँ पहुँचा रहे हैं, जिसका केवल एक ही मकसद है कि इस कोरोना संक्रमण के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य की भूख से मौत ना हो, कोई भी भूखमरी का शिकार ना हो। ये सभी लोग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना की इस लड़ाई में एक योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, मैं इन सभी को दिल से सलाम करता हूं, इन सबका आभार भी मानता हूं। सोशल मीडिया आज अपना मत व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है। व्यक्ति स्वातंत्र है, विचार स्वातंत्र है, हम अपने विचार सोशल मीडिया पर रखते हैं। मगर इस दौरान कई बार कुछ ऐसी पोस्ट देखने या पढ़ने मिलती है जिससे कहीं ना कहीं एक चिंता मन के अंदर जन्म लेती है, मन में आंतरिक द्वंद्व होता है। और आज सोशल मीडिया का यूज़ सबसे ज़्यादा 15 से लेके तो 25-30 साल के नौजवान कर रहे हैं। शायद वे नौजवान जो मंगलयान और मंगल ग्रह के बीच बची हुई उस 15 मिनट की दूरी को तय करेंगे। क्या ऐसे समय, ऐसे दौर में इस तरह की अनावश्यक पोस्टें कहीं तो भी सही नहीं लगता है। मुझे एक शायर की 2 पंक्तियां याद आ रही है कि बच्चों के सच्चे ज़हनों में, ज़हन मतलब मन, बच्चों के सच्चे ज़हनों में झूठी बातें मत डालो, बच्चों के सच्चे ज़हनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। आज इस कोरोना संक्रमण के दौरान हमारी सरकार ने पूरे भारत को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। अति संवेदनशील रेड जोन, संवेदनशील ऑरेंज जोन, और जहां पर अभी तक कोरोना का संक्रमण नहीं आया है वो ग्रीन जोन। इसे हमारी खुद की उपलब्धि कही है, हम सभी की, या उस ईश्वर का आशीर्वाद कि आज हम ग्रीन जोन में हैं। सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए और कहीं ना कहीं इस वातावरण को सामान्य बनाने के लिए ग्रीन जोन में कुछ सहूलतें दी है, कुछ छूट दी है, और उस छूट के कारण हमारे क्षेत्र में आवाजाही बढ़ेगी, लोगों का आना जाना बढ़ेगा। और इसलिए दोस्तों, हमारे ऊपर कोरोना संक्रमण का खतरा पहले से कई गुना बढ़ गया है। सरकार की दी हुई इस छूट को अपना स्वातंत्र्य ना समझकर इसे हम अपनी अतिरिक्त जवाबदारी समझें, और जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस जज्बे के साथ हमने आज तक के हमारे ज़िले को ग्रीन जोन में रखा है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ से हम उस जवाबदारी का पहले से भी ज़्यादा और जिम्मेदारी के साथ में हम उसे निभाएं। हमारी जवाबदेही भविष्य में तय करेगी कि हम ग्रीन जोन में रहेंगे या ऑरेंज जोन में। दोस्तों, अब इस लॉकडाउन के दौरान हम अपने घरों में कैद हो रहे हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे परिवार के साथ जा रहा है। कोरोना संक्रमण से एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि हम हमारे परिवार के काफ़ी करीब हुए हैं, हमारी नज़दीकियाँ बढ़ी है, विचारों का आदान प्रदान भी बढ़ा है। और इसके साथ धीरे धीरे अभी हम 2 महीने हमारे लॉकडाउन को करीब करीब हो चुके हैं, और शायद हमें इसे आगे अगले कई महीनों तक, 6 महीने या 1 साल तक के इन्हीं नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। और इससे जो नई चीज़ें हमारे साथ हो रही है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में जा रहा है, हम अपने परिवार के साथ में हैं, तो इससे हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा पहनना ओढ़ना, यहाँ तक के किसी वस्तु के प्रति हमारे विचार, हमारा नज़रिया भी बदल सकता है।
उस वस्तु की उपयोगिता, उस वस्तु का महत्व, उस वस्तु की आवश्यकताएं क्या है और कितनी है, यह भविष्य पर निर्भर करेगी। और यही आने वाले समय के लिए व्यापार जगत में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी। शायद मेरी बातें जो मैं अभी कर रहा हूं आपको थोड़ी अटपटी लगे, क्योंकि 3 दिन पहले ही हमारी सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी थी और टीवी पर जो नज़ारा दिखाई दिया कि सैकड़ों की संख्या में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए खड़े थे। अब कोरोना के इतने संक्रमण में इतने सारे लोग शराब लेने के लिए, अब जब सरकार ने शराब को जीवनावश्यक वस्तुओं में डाल ही दिया है तो अब क्या कहना। पर जब इस वीडियो को, कई अलग अलग शहरों के वीडियो को देखा और देखने के बाद में जब मैंने उस पर विचार किया तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि शायद उस भीड़ में खड़े हुए लोग, इनका जन्म ही शराब पीने के लिए हुआ था। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस भय के वातावरण में वे लोग जाबाज लोग हैं, उन्हें बधाई। जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो खुद के साथ साथ और भारतीय लोगों का जीवन भी दांव पे लगा रहे हैं। मगर जहां सरकार अर्थव्यवस्था की बात करती है तो उसी वक्त विचार मन में आया कि ये लोग काफ़ी सहायक साबित हो सकते हैं। मेरा सरकार से सुझाव है कि शराब की अब आपने दुकान खोल दी है तो जिन लोगों को शराब खरीदना है इनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करिए, 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी रखिए। उसके बाद उस दुकान जाने के लिए एक एंट्री पास बनवाइए, उसके 500 रुपया रखिए। वहाँ से बाहर निकलने के लिए आउट पास बनवाइए, उसके भी 500 रुपया रखिए। उसके सिवा लोग सुधरने वाले नहीं हैं। खैर, इन लोगों का परसेंट 1-8% होंगे ऐसे लोग, उनकी वजह से सब कुछ रुक नहीं सकता। हमें हमारी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से और पूरी ईमानदारी से निभाना है। दोस्तों, दबी आवाज में कोरोना को चाइना की देन कहा जाता है और अक्सर देखता हूं कि जब भी चाइना कोई गतिविधि करता है तो अचानक हमारे अंदर का देश प्रेम चाइनीज वस्तु का विरोध करने के लिए सोशल मीडिया पर आ जाता है। आज भी सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्टें हैं जो चाइनीज वस्तु का विरोध करती हुई नजर आती है। जो कोरोना चाइना की देन है, उसी कोरोना से लड़ने के लिए हमें PPE 95 किट चाइना से ही बुलानी पड़ रही है। तो क्या वास्तव में हम चाइना का विरोध करने की स्थिति में हैं? देखिए दोस्तों, मैं चाइनीज वस्तु का समर्थक नहीं हूं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी चीजें यूज करें। परंतु दोस्तों, युद्ध हो चाहे व्यापार, जब हम स्पर्धा की बात करते हैं तो उस समय हमें आकलन करना होगा, हमारा खुद का और सामने वालों का। हमें हमारी क्षमता और सामने वाली क्षमता का आकलन करना होगा। और जब हम आकलन करते हैं तो क्या स्थितियां भारत में उत्पादन की ऐसी है, क्या इंडस्ट्री इतनी एस्टेब्लिश है कि हम उनसे टक्कर ले सके? तो सबसे पहले हमें हमारे देश में उस तरह का वातावरण तैयार करना होगा कि जिससे हम चाइना से लड़ सके। और इस विषम परिस्थिति में सरकार की जवाबदेही और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो भी स्वाभाविक भी है, सरकार की जवाबदेही यहाँ बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं हम हमारे यहाँ के उद्योगों की, हमारे यहाँ के व्यापारों की। तो देखिए, देश चलाना ये शासन और प्रशासन का काम है। इस देश का नागरिक होने के नाते आपको और मुझे ये अधिकार है कि हम अपना वोट देकर तख्ता पलट कर सकते हैं, सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे भारत में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्हें जब जब अहंकार हुआ है, ये लोग
जब जब मदमस्त हाथी की तरह व्यवहार करने लगे हैं तो हमने हमारे वोटों से इन्हें सत्ता से बेदखल किया है। कुछ वर्षों पूर्व भी ऐसी स्थिति आई थी और एक नए लोगों को हमने यहाँ पर एक मौका दिया था कि वे अपनी सरकार बनाएं और यहाँ उसे आगे बढ़ाएं। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, मगर मैं इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ, मेरी नज़र में भारत एक उद्योजक देश है, क्योंकि भारत की 60% जनता कृषि के ऊपर है। पर क्या किसान अपने पसीने से उस माटी को सींच कर उसमें से कृषि उपज को तैयार करता है, तो क्या वो उत्पादन नहीं करता? क्या वो उद्योजक नहीं हुआ? और भारत सदियों से उद्योजक ही रहा है। अब समय आ गया है कि हमारे देश की सरकारों को यह समझना होगा कि किसान एक उद्योजक है, उसे उसका हक देना होगा। पिछले कुछ वर्षों से व्यापार में बहुत सारी अनियमितताएं आई, नोटबंदी, जीएसटी और अब कोरोना वायरस, करीब करीब व्यापार की बुनियादें हिल चुकी हैं। आज नोटबंदी में 99% रकम फिर से बैंकों में जमा हुई, नई करेंसी फिर से लोगों तक पहुंचने में व्यापार कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। जीएसटी में सरकार ने जीएसटी रिफंड का प्रोविज़न ख़त्म कर दिया, जिससे कई ऐसे उद्योग हैं जिनका अस्तित्व आज खतरे में है, जिन्हें कई रुपयों का नुकसान प्रतिवर्ष झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ और एक चीज़ है कि जो लॉकडाउन यहाँ पर हुआ, इसमें जो आवश्यक वस्तुएं हैं, इसका व्यापार एक विशेष समय के लिए चालू रखा गया। मगर हम जब ज़िंदगी जीते हैं तो कई ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे रोज़मर्रा का ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो ऐसी चीज़ों का उत्पादन करने वाले पूरे उत्पादक, आज उनकी फैक्ट्रियाँ बंद है। कई ऐसे छोटे दुकानदार हैं कि जो 2000, 3000, 4000 रुपया रोज़ का उनका धंधा होता है, उनका बिजनेस होता है। अब ये 5000 रुपये के बिजनेस में कितना कमाता होगा? 10% भी पकड़ लीजिए तो 500 रुपया रोज, तो 15,000 रुपया कमाने वाला एक छोटा सा व्यापारी, एक छोटा सा दुकानदार आज 2 महीने से दुकान बंद करके अपने घर पे है। तो परिस्थितियां विषम होती जा रही है। नो डाउट हम लड़ने के लिए तैयार है, हम सब साथ हैं। मगर जहाँ तक इंडस्ट्री की हम बात करें तो आज इन सब चीज़ों से एग्रोबेस इंडस्ट्री यह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। एग्रोबेस इंडस्ट्री, कृषि उपज से जो भी उद्योग चलते हैं, वे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। इस उद्योगों में अगर हम ध्यान दें तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई उद्योगों में ज़्यादातर उद्योग ये उद्योग है जिनकी लागत 25 लाख से 1 करोड़ के बीच है। इन उद्योगों के पास ये कोई बहुत बड़े उद्योजक नहीं है, इनका केवल 25-30% रकम खुद का होता है और 75% रकम अमाउंट ये बैंकों से, प्राइवेट संस्थाओं से लोन के रूप में लेते हैं। और आज पिछले 2 महीनों से फैक्ट्री बंद है, मगर उसके साथ वहाँ काम करने वाले अकुशल कामगार, उनके रहने खाने की व्यवस्था वो पूरी ईमानदारी से कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं और इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मगर इसके साथ उनके यहाँ जो स्टाफ है उन्हें रेगुलर पगार भी देना है, जो हज़ारों में है। इलेक्ट्रिक का मिनिमम बिल भरना है जो हज़ारों में है। बैंक को ब्याज देना है जो लाखों में है। आज 2 महीने अभी हो चुके हैं, हम 1 महीना और पकड़ लेते हैं, 3 महीने में कितना रुपया उस इंडस्ट्रियलिस्ट का उसके पास से जाएगा
और आमदनी ज़ीरो है। ऐसे समय मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हमारे ऊपर भी कुछ ध्यान दे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा इंटरेस्ट माफ़ कर दें, क्योंकि हम आज जानते हैं कि मुश्किल घड़ी है, सरकार को भी बहुत कुछ सभी के लिए करना है। मगर क्या बैंक की ब्याज की जो दरें हैं, क्या उन दरों को हम आधा करके राहत नहीं दे सकते? यह सरकार को सोचना है। मेरा ये सुझाव है, सरकार इस पर विचार करे और उस अनुसार उस पर अमल करे। इंडस्ट्री में ज़्यादातर दो तरह की इंडस्ट्रियाँ होती है। पहली इंडस्ट्री वो है जो अपना उत्पाद खुद बनाती है और उसे बाजार में क्या भाव बेचना है ये वो खुद तय करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो साबुन या पाउडर बनाती है। अब उस साबुन की कीमत, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 7 रुपया है। मगर जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है और वो जब मार्केट में बेचने के लिए लाता है तो कंपनी उसकी कीमत 15 रुपया रखती है। अब यह आपकी चॉइस है। अगर आप उस कंपनी का वह उत्पाद खरीदना चाहते हैं तो आपको 15 रुपया देकर वो माल लेना होगा। मतलब कंपनी जो उत्पाद खुद तैयार कर रही है उसका विक्रय मूल्य वो खुद तय करती है। और दूसरा जो प्रकार है इंडस्ट्री का, वो ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग तो वो खुद कर रहा है, उत्पादन वो खुद करता है, मगर उसका बिक्री का जो रेट है ये बाजार तय करता है। और एग्रो बेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि यहाँ 80 से 90% जो इंडस्ट्री है ये अपने उत्पाद का दाम खुद तय नहीं कर पाते। इसका दाम मार्केट तय करता है, सटोरिये तय करते हैं, NCDX वाले तय करते हैं। और इसमें उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। मार्केट का रेट आज ये है, आपको वो रेट बेचना है। आप उससे 10 रुपया अगर कम करते हो तो ही आपका माल बिकता है, अन्यथा आप आपके माल के साथ में घर में बैठे रहिए। अब ऐसे समय वो यूनिट कैसे काम कर पाएगा, यह भी सोचने का विषय है। इसके लिए सरकार को आवश्यक उपाय योजना करनी होगी। आज इस लॉकडाउन में धीरे धीरे लॉकडाउन कहीं कहीं शिथिल हुआ है, कहीं मजदूरों को फिर से वापस भिजवाया जा रहा है। नो डाउट ये जो मजदूर है ये पिछले कई महीनों से दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं, यहाँ रह रहे हैं। इन्हें भी अपने परिवार की याद आती है। सोच के देखिए कि हमारे घर का कोई सदस्य अगर 24 घंटे हमारे आंखों से न दिखे तो हमारी क्या हालत होती है। आज वो मजदूर पिछले 4 महीने से यहाँ रह रहा है, उसे भी अपने परिवार की चिंता है, उसने परिवार के पास जाना चाहिए। मगर दोस्तों अब समस्याएं तो अब आएगी। जब ये मजदूर वापस अपने गांव चला जाएगा तो वहाँ से कई महीने तक नहीं आएगा, और जब वो नहीं आएगा तो ये फैक्ट्रियाँ चलेगी कैसे, कहाँ से लेबर लाए जाएंगे। तो सही लॉकडाउन फैक्ट्रियों के लिए अब चालू होगा, पहले तो हो ही गया है, यहाँ से और होगा। और कृषि उत्पाद पर जो भी इंडस्ट्री काम करती है ये सीजनेबल काम होता है। इसमें 6 से 7 महीने का सीज़न होता है और बचे हुए 4 महीने रिपेयरिंग वगैरह ये सब काम वो लोग करते रहते हैं। अब इन 7 महीनों में से या 8 महीनों में से 2 महीने जा चुके हैं, आने वाले 2-3 महीने और ऐसे चले जाएंगे, फिर से हमको नवंबर का इंतज़ार करना होगा। मतलब यह जो खर्चा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सब खर्चे बताए थे, यह खर्चा उसको अगले 6-7 महीने तक के उठाना है। ऐसे में उस यूनिट की स्थिति क्या होगी? क्या हम कॉम्पीट करने के लिए तैयार रहेंगे? क्या हमारी उत्पादन क्षमता स्पर्धा करने के लिए तैयार होगी? इस विषय पर भी सरकारों को बैठकर चर्चा करनी होगी। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत में रोज 20 करोड़ लोग
जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। 20 करोड़ लोग, भारत की आबादी का करीब 15 से 20% लोग या तो भूखे सोते हैं या सिर्फ उन्हें एक समय का खाना नसीब होता है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ सब सही चल रहा था तो उस समय हमारे यहाँ 20 करोड़ लोग एक समय भूखे रहते थे या भूखे ही सोते थे। अब आज इस कोरोना संक्रमण के दौरान न जाने कितने लोग बेरोजगार होंगे। हमारे पास से हमारी सेविंग्स भी धीरे धीरे बाहर निकलती जाएगी। ऐसे परिस्थिति में मैं आपसे चाहता हूं, चाहे वो उद्योजक हो चाहे वो जनता हो, अपना पैसा बचा के रखिए। आने वाले समय के लिए अनावश्यक खर्च ना करें, बहुत ज़रूरी हो तो ही खर्च करें। व्यर्थ की यात्राएं हमें टालनी होगी, व्यर्थ के खर्च हमें टालने होंगे। अब कोरोना जो वॉरियर्स है, इनके सम्मान में हमने तालियां बजाई, थालियां बजाई और दिए भी लगाए। बहुत 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 अच्छा काम किया ये हमने कि हमने उनका सम्मान किया। मैंने भी लगाई, शायद आपने भी लगाई होगी। पर कहीं ना कहीं जब पैसे बचाने की बात आती है तो यह चीज़ जनता के लिए भी लागू होती है और यह चीज़ सरकार के लिए भी लागू होती है। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, आप कोई भी विचारधारा को मान सकते हैं, मगर क्या हेलीकॉप्टर का खर्च हम बचा सकते थे? इस विषय पर भी थोड़ा चिंतन करना दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था फिर से अगर हम पटरी पर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों पे विशेष ध्यान देना होगा। जैसे जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पादन। यह जीडीपी आज निम्नतम स्तर पर जा चुका है। 8-8.5% से आज हम करीब 1.5-2 के आसपास होंगे। ठीक है, स्थितियां एक जैसी नहीं रहती, फिर से ये बढ़ेगी भी, नो डाउट, मगर आज हम 8-8.5% से 1.5% तक, 2% तक हम पहुंच चुके हैं करीब करीब। अब ये जीडीपी में होता क्या है दोस्तों? खेतीहर मजदूर से लेकर तो अंबानी तक का आय, इनकम, इस जीडीपी का योगदान होता है। प्रत्येक व्यक्ति, इस भारत का प्रत्येक व्यक्ति, उसकी आय जीडीपी के अंदर काउंट होती है। तो आप समझ लीजिए कि अगर हमें देश का जीडीपी फिर से बढ़ाना है, फिर से अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, सो 138 करोड़ बटा 1 भारत आप हो, 138 करोड़ बटा 1 भारत मैं हूं। मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना है, आपको आपकी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना है। देश की अर्थव्यवस्था को फिर से सुदृढ़ करने के लिए हमें सबके साथ की जरूरत होगी। अब इस अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मुझे लगता है, वो है विश्वास। विश्वास सरकार का किसान के प्रति, विश्वास सरकार का व्यापारी के प्रति, विश्वास किसान और व्यापारी का सरकार के प्रति, और विश्वास जनता का किसान, व्यापारी और सरकार के प्रति। जब यह विश्वास का माहौल तैयार होगा तभी यहाँ व्यापार करने के लिए फिर से अनुकूलता आएगी और तभी हर आदमी अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकेगा। इस कोरोना संक्रमण के दौरान भारत को, हमारी सरकार को, हमारे व्यापारों को लेकर भी नई नीतियों का निर्माण आज से ही चालू करना होगा, उसकी शुरुआत करनी होगी। हमारे देश की सरकारें, उसके अंदर रहे बुद्धिजीवी लोग, विपक्ष के बुद्धिजीवी लोग, और जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हैं, राजनीतिक नहीं है, ऐसे लोग एकत्रित आए, एक नया प्लान, एक नई नीति तैयार करें
ताकि व्यापार करने में आसानी हो, व्यापार को सरल बनाया जा सके। एक व्यापारी अपना व्यापार करते हुए माल बेचता है और माल बेचकर ग्राहक से टैक्स लेता है। वो टैक्स वो सरकार तक पहुंचाता है और पूरे साल भर जो वो व्यापार करता है, उस व्यापार में जो मुनाफा कमाता है उसका कुछ हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में वो सरकार को देता है। अगर मान लीजिए उस व्यापारी के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है व्यापारी के प्रति? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है उस व्यापारी के परिवार के प्रति? सरकार को अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होगी, सोचना होगा। उस अनहोनी तक उस व्यापारी ने जो भी इनकम टैक्स भरा है, सरकारें बैठे सोचे विचार करे और जो भी इनकम टैक्स उसने भरा है उसकी एकमुश्त उसके उस अनुपात में, उसने भरे हुए इनकम टैक्स के अनुपात में जो भी रकम बनती है वो एकमुश्त या पेंशन स्वरूप जो भी है वो उसके परिवार को मिलनी चाहिए। दोस्तों, व्यापारी भाइयों ने हर समय आगे आकर देश हित में अपना योगदान दिया है। फिर चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उत्सवों के त्यौहार हो, किसी महापुरुष की जयंती हो या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप या युद्ध की स्थिति, प्रत्येक व्यापारी ने अपनी क्षमतानुसार अपना योगदान दिया ही है। हो सकता है 2-5% व्यापारी मुनाफाखोरी करते हो, कालाबाजारी करते हो, टैक्स में चोरी करते हो, मगर यकीन मानिए 95% व्यापारी आज भी पूरी ईमानदारी के साथ अपना व्यापार कर रहा है। तो क्या उन 2-5% व्यापारियों के कारण पूरे व्यापारियों को शक की नज़र से देखना क्या है उचित है? ये कुछ सवाल है दोस्तों जो बार बार मेरे जहन में आते हैं, मेरे मन में आते हैं, और आज इस लाइव के माध्यम से मैं ये चीज़ आप तक रख रहा हूँ। दोस्तों, अर्थव्यवस्था अपने गंतव्य तक, अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, मगर उसके लिए सरकार को यह समझना होगा कि उस अर्थव्यवस्था के रथ का पहला पहिया किसान है, उस अर्थव्यवस्था के रथ का दूसरा पहिया मजदूर है, उस अर्थव्यवस्था के रथ का तीसरा पहिया प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वे तमाम लोग हैं, उस रथ का चौथा पहिया व्यापारी है, उस रथ का अश्व घोड़ा है सरकार के अधीन आने वाले तमाम दफ्तर और वह संस्थाएं, और सरकार को खुद को सारथी बनकर लगाम अपने हाथ में लेकर उस रथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह सरकार की जवाबदारी है। हमने सत्ता परिवर्तन करके हमारे हक को वापर कर हमने सत्ता परिवर्तन किया। अब सत्ता परिवर्तन को अपने अधीन आने वाले उन तमाम संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करना होगा। दोस्तों, और एक चीज, इस लोकशाही में और एक आधार स्तंभ है, वो है मीडिया। मीडिया को भी श्वेत हंस, सफेद हंस की भांति निश्चल और स्वच्छंद भूमिका निभानी होगी। उन्हें कोई ठोस कदम उठाना होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर सरकार और मीडिया चाहे तो हमारा नजरिया बदल सकता है। क्या मैं आशा कर सकता हूं कि सरकार का, मीडिया का और जनता का व्यापारी के प्रति अपना नजरिया बदलेगा? फैसला आप पर छोड़ता हूं। जय हिंद।